हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 11th का जो टॉपिक है वो डेट इज नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे क्वेश्चंस। देन आज हम कवर करेंगे उसके साथ साथ एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड टर्म्स रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, यहाँ पर जो हमने मोल्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक बारी उनको रिवाइज कर लेते। पहला फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, और दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होनी चाहिए, ग्राम, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, और रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते थे, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास को W से, मोलर मास को कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बनता है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Ne से। ठीक है, नाउ थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम लीटर या बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम में के भी यूनिट वही रहती है जो आप गिवन वॉल्यूम के लिए। और यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, दैट गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम बात करते हैं एट एनटीपी, तो एनटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाती है, 22.4। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इफ वॉल्यूम इज इन ml, तो यहाँ पर अब आप 22.4 ना लिखकर क्या लिखोगे, 22,400 ml। ठीक है बेटा, अगर एट एनटीपी पे तो हमने लिख लिया, एट एसटीपी पे अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। और अगर वॉल्यूम ml में हो या पूछी जाए ml में, तो डिवाइडेड बाय 22,700 ml। ठीक है बेटा, सो ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो तीन फॉर्मूलाज थे, तीन एक्सप्रेशंस थे, और हमने इसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी थी। आज के लेक्चर में भी इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे थोड़े हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे जंप करेंगे एंड डेंसिटी पे जंप करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपने नोट कर लिया हो, पॉज करके नोट कर लीजिए, और अब हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर 22 ग्राम CO2। ठीक है, 22 ग्राम CO2 के लिए आपने कैलकुलेट करना है, पहला नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस।
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एनटीपी। फोर्थ, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ठीक है, या मास ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 in CO2 in given amount of CO2। ठीक है बेटा, तो पहले तो ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें मास गिवन है CO2 का, तो उसका मास डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास, डेट इज कितना मास गिवन है 22, मोलर मास ऑफ CO2 44, सो द नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5 मोल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, एक मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। अगर आपने एक बार एक मोल निकाल लिया और आपसे उसी कंपाउंड के, उसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में या एटम्स के बारे में पूछा जाए, आपने कुछ नहीं करना, मोल को हटाना है, उसकी जगह Na लगा देना है बस। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO2 के बारे में बात हो रही है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 इज इक्वल टू N बाय Na। ठीक है, इज इक्वल टू which implies number of CO2 molecules is equal to 0.5 times of Na। अब आपने देखो, आप ऊपर फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया उसमें 0.5 मोल था, सेकंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 0.5 Na। सो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं अगर एक बार आपने मोल्स निकाले। सो वंस यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और आपसे उसी कंपाउंड या एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, सो आपने कुछ नहीं करना, मोल हटाना है, उसकी जगह क्या लिख देना है Na, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी कितना 0.5 इंटू Na करोगे तो 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एनटीपी। हमें पता है एट एनटीपी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। सो जब आप नंबर ऑफ मोल्स पुट करोगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स है 0.5, 22.4 मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम इन लीटर। सो आप जब सॉल्व करोगे, हेंस द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस इज 11.2 लीटर। ठीक है, काइंडली वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, और अब हम आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ O2 इन गिवन अमाउंट ऑफ CO2। CO2 कितना है 22 ग्राम, उसमें बताना है कितना ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है सर, सो यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब O2 गैस। ठीक है सर, सो आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो या मोल से भी मैं आपको करके बता सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 1 मोल CO2 में अगर मैं इस O2 को पूरा एक गैस मानूं, तो 1 मोल CO2 में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1 मोल O2 है। यहाँ से देखिए पूरे O2 को एक यूनिट मान लिया। ठीक है, तो 1 मोल CO2 में मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 मोल O2 है, तो 0.5 मोल CO2 में कितना मोल O2 होगा 0.5 मोल O2, जिसका मतलब है, तो यहां से आपके पास O2 का मोल आ गया। तो यहां से आपने ऊपर मेथड से कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, और इसको किसके बराबर फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ O2 बाय मोलर मास ऑफ O2। सो यहां से आपके पास मास ऑफ O2 आ जाएगा 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ O2 इज 32, और आंसर वुड बी कितना आ जाएगा 16 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास पूछा है, मतलब O2 गैस, आपसे ऑक्सीजन एटम का नहीं पूछा बेटा, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपने। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किए 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए, है ना, इसी तरीके से। सो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, लेट क्वेश्चन एग्जाम्पल, है ना, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 left in a container when 3.011 into 10 raised to the power, या इसको इस तरीके से 1.5 into 10 raised to power 23, ठीक है, O2 molecules are removed from 64 ग्राम O2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट O2 बताना है किसी कंटेनर में जब आप 1.5 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दो, किसमें से, 64 ग्राम O2 गैस में से। अब देखो, आपको जो आप रिमूव कर रहे हो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिमूव कर रहे हो। आपने जो O2 का मास और आपने इनिशियली अमाउंट ऑफ O2 इन द टर्म्स ऑफ मास लिया है, पूछा आपसे वॉल्यूम जा रहा है। तीन डिफरेंट क्वांटिटीज है, तीनों को रिलेट कैसे करेंगे, तो एक ही आता है टर्म, दैट इज मोल। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि सर कभी मास गिवन है, मास में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव कर रहे हैं, वॉल्यूम पूछा है गैस का, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मास और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे में कभी भी आपने डायरेक्ट रिलेट करना नहीं है। आपने सिंपल सी बात है, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो, चाहे मास में हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स किसी के भी टर्म में हो, ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही आप कैलकुलेट करोगे और नंबर ऑफ मोल्स में ही सारा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर में फिर आपने कन्वर्जन करना है जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है उसमें, जैसे इसमें वॉल्यूम है। तो हमेशा ये याद रखना है कि सर यहां पर आप पहले तो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट कर लो सब कुछ। तो यहां पर आपने इनिशियली कितना ग्राम O2 है, 64 ग्राम, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है ना, डेट इज Ni, कितना है, 64 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर रहा हूं, अज्यूमिंग आपको फॉर्मूला पता है, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सो यहाँ पे इनिशियल O2 के कितने मोल्स है, 2 मोल। अब आपने रिमूव कितने किए, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, तो रिमूव्ड कितने किए O2 के, दैट इज अब आपने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में रिमूव किए तो N/Na, तो कितने रिमूव किए, 1.5 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, और ठीक है अप्रोक्सीमेट 6 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर वुड बी 0.25 मोल। तो 0.25 मोल आपने O2 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए। तो बचे कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, तो ये तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट निकालिए, तो कितने बचे हो गए, इनिशियली O2 के कितने मोल्स थे माइनस कितने आपने रिमूव कर दिए O2 के मॉलिक्यूल्स, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 माइनस 0.25 and the answer would be 1.75 mole, ठीक है। So number of left O2 molecules, number of moles of O2 left कितना बच गया, 1.75, ठीक है। और मैंने अच्छा यहाँ पे एट एनटीपी कंडीशन लिखना भूल गया, है ना, तो आपको मेंशन किया जाएगा कौन सी कंडीशन पे आपको आंसर देना, एट एनटीपी कंडीशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम का रिलेशन मुझे पता है एनटीपी कंडीशन पे, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1.75, ठीक है, इंटू 22.4, ठीक है बेटा।
जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका 22.4 प्लस आपके पास आ जाएगा 5.6 इंटू 3 18 1 तो 17.8। ठीक है, तो 22.4 प्लस 17.8। ठीक है, तो 17.8 8 4 12 7 3 10 40.2 लीटर। तो आंसर आपका आ जाएगा 40.2 लीटर के अराउंड। सो वॉल्यूम इन लीटर जो आपके पास बची होगी O2 की, वो कितनी बची होगी 40.2 लीटर। ठीक है, जो इतना वॉल्यूम O2 का लेफ्ट है। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो चाहे आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में दे दिया जाए, मास पूछा जाए, मास के टर्म में दे दिया जाए, वॉल्यूम पूछी जाए, ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स में आप सारा सॉल्यूशन कीजिए, और फिर फाइनल आंसर निकालते टाइम आप जो वैल्यू में आपको जिस क्वांटिटी में आंसर निकालना है उसको और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करने वाले फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है और आपको रिलेट करना आ गया तो आपके लिए फिर बस ये इजी गेम है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन पूछा, एग्जांपल है कि कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। Calculate mass of H2SO4 which contain which contain 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब मैं किसी कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं और उसमें मैंने किसी एलिमेंट का नाम लिखा है तो वो एलिमेंट वहां उस केस में एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि गैस, उसकी गैसियस फॉर्म को। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूछा कि कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 which contains 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से है। ठीक है बेटा, सो कैसे कर सकते हैं, है ना, तो एक बार ही तो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है सिर्फ, है ना, दैट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का जो मास है एटम्स का, वो H2SO4 में मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2SO4 कितना है सर, 8 ग्राम है। ठीक है, सो 8 ग्राम मास आपको गिवन है। अब आपने बताना है भाई कि H2SO4 का कितना मास होएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो यूनिटरी मेथड रिलेट कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो H2SO4 का मास कितना होता है, 1 मोल H2SO4। ठीक है, 1 मोल H2SO4 का मास कितना होता है बेटा, 98 ग्राम। अब इस 98 ग्राम में से ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितने ग्राम का है, 64 ग्राम। सो आप बोल सकते हो कि 98 ग्राम H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है, 64 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन एटम्स मिलकर कितना ग्राम H2SO4 बना रहे हैं, 98 ग्राम। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन, सो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम H2SO4 बनाएगा, 98/64 इंटू 8। यूनिटरी मेथड है ना बेटा, 98 है ना, तो एक बार मैं आप लोगों को ढंग से करके बताई दे। 64 ग्राम से 98 ग्राम H2SO4, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा, 98 डिवाइडेड बाय 64 ग्राम H2SO4। अपने ने बनाना कितने ग्राम ऑक्सीजन से है, 8 ग्राम। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन, सो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम H2SO4 बनेगा, 98/64 इंटू 8 ग्राम H2SO4। सॉल्व करोगे 8, है ना, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, ठीक है, कितने ग्राम, ठीक है, इन 8 से आप सॉल्व करोगे तो 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18 टू 16, ठीक है, तो 96 टू 0 टू 12.25 ग्राम, ठीक है। सो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 12.25 ग्राम H2SO। तो इस तरीके से आप बेटा यूनिटरी मेथड का यूज करके भी क्वेश्चंस को मास से मास रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो डिफरेंट टाइप के आपको रिलेट करने होते हैं। कई बार यूनिटरी मेथड आप यूज करते हो, कई बार आप फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। बट हमेशा ही याद रखना, अगर आप क्वेश्चन में क्या गिवन है लिखोगे, फॉर्मूला आपको आप रिलेट करना जानते होगे, तो आपके लिए ये मूल कॉन्सेप्ट बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप देखो ये बहुत इजी चैप्टर है और पूरी थ्रू आउट केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन दैट इज ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव गैसेस, तो नॉन रिएक्टिव गैसेस के केस में आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मेरे पास 3 गैसेस है, ठीक है, दैट इज गैस ए, ठीक है, गैस बी और गैस सी। तो गैस ए, गैस बी, गैस सी। अब यहां पर अगर हम बात करें, गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स है Na और गैस ए का मोलर मास है Ma। गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb, मोलर मास है Mb, ठीक है। इसी तरीके से गैस सी के नंबर ऑफ मोल्स है Nc, मोलर मास है Mc। तीनों गैसेस है, ठीक है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है ना, बिल्कुल इनके बीच में बातचीत बंद है, जैसे आपकी और आपकी क्रश के बीच में। डीएम करने का कोई फायदा नहीं है, देख लो, है ना, बेइज्जती कराओगे। चलो, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एवरेज, अब ऐसे केसेस में आप निकालते हो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे 3 गैसेस है, तीनों नॉन रिएक्टिव है। अब इस कंटेनर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक आता हूं कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता। मैं जानता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो यहां से एक रिलेशन आ गया कि नंबर मोलर मास अगर मेरे को निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगा, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और अगर मेरे को गिवन मास निकालना हो तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो एक फॉर्मूले को आप 3 तरीके से रिलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, एंड गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है बेटा। अब यहां पर मेरे को निकालना है एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर। एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, इस मिक्सचर का टोटल मास कितना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अब आप यहां पे देख सकते हैं बेटा कि, ठीक है, यहां पर अपने पास, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहीं पे। सो एवरेज मोलर मास is equal to mass of the gas A in the mixture plus mass of gas B in the mixture plus mass of gas C in the mixture divided by number of moles of gas A plus number of moles of gas B plus number of moles of
गैस सी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ गैस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इनटू इट्स मोलर मास। मास ऑफ गैस बी इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर इनटू इट्स मोलर मास। मास ऑफ गैस सी इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स विद इट्स मोलर मास। ठीक है सर, अब आप क्या करोगे, लेट सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 2 in 1। ठीक है, तो यूजिंग 2 in 1, तो जब आप यूज करोगे 2 in 1 में इक्वेशन नंबर 2 in 1, ठीक है, सो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इंटू मोलर मास ऑफ गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इंटू मोलर मास ऑफ गैस बी, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी इंटू मोलर मास ऑफ गैस सी, डिवाइडेड बाय sum of the number of moles, that is Na plus Nb plus Nc। so इस तरीके से आप एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे इस मिक्सचर का। ठीक है बेटा, काइंडली नोट इट डाउन। अच्छा बेटा, जब मैं समझाता हूँ ना उस टाइम मत नोट कीजिए, उस टाइम बस समझिए और वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मेरे को लिखना पड़े सो कैसे लिखेंगे। अब यहां पर मेरे को एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना है फॉर एवरेज मास। सो एवरेज मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ product of number of moles of the gases into their molar masses, gas 1 and where value of I from ranging from 1 to n by summation of number of moles of gas। I की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी सर, n तक। ठीक है, n को नहीं मतलब m तक मान लेते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ गैसेस m तक मान लेते, क्योंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यह आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आता है फॉर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज डेंसिटी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस रो वाले साइन से, इस सिंबल से, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो रो सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। ठीक है, सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ सब्सटेंस in gram divided by volume of substance, that is in ml। so density की जो यूनिट आती है वो क्या होती है, that is ग्राम पर ml। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, मुझे इस मार्कर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो इस मार्कर का मास होएगा डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। इसके अलावा और कोई वॉल्यूम मैंने कंसीडर नहीं करनी, सिर्फ इस मार्कर की वॉल्यूम को ही मैंने कंसीडर करना है, उसी का ही मास। ठीक है, हमेशा डेंसिटी जब भी आप किसी सब्सटेंस की निकालोगे उसी सब्सटेंस का मास होएगा, उसी सब्सटेंस की वॉल्यूम भी होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटीज, तो डेंसिटी की यूनिट आती है ग्राम पर ml आती है, और अगर हम बात करें SI यूनिट की, SI यूनिट, तो डेंसिटी की जो SI यूनिट आती है वो आती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है सर, दोनों में अगर हम रिलेशन करें तो यहां पर 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू, ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है। सो ये रिलेशन होता है 1 ग्राम पर ml एंड 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। ठीक है। सो ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया डेंसिटी का। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी मोस्ट जनरली सॉलिड्स की ज्यादा होती है देन लिक्विड देन गैस। गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। थोड़े एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन अगर मैं आपको बताऊं कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है ना, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आइस से ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है। कई जगह लिक्विड की डेंसिटी सेम कंपाउंड की जो डेंसिटी है लिक्विड स्टेट में वो उसकी सॉलिड फॉर्म से ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी जो लिक्विड H2O है उसकी लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा देन इट्स सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ डेंसिटी। टाइप्स ऑफ डेंसिटी, तो कितने टाइप की डेंसिटी होती है? तो सबसे पहले आती है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, सो रिलेटिव डेंसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में RD बोलूंगा, है ना। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि लेट सपोज ब्लैक मार्कर की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन मार्कर, तो ये एक दूसरे की क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी। अगर मैं ग्रीन मार्कर के विद रिस्पेक्ट में ब्लैक मार्कर की डेंसिटी कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज आवर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है सर। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस B। तो किसी एक सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट में दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी को कैलकुलेट करने को आप बोलते हो रिलेटिव डेंसिटी। यहीं पे सेकंड टाइप की डेंसिटी आ जाती है, इसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन है, दैट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ठीक है सर। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज वेपर डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं VD, वरुण धवन नहीं है ये वेपर डेंसिटी है। ठीक है। So VD means vapor density is equal to density of a gas। वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं गैसेस के केस में। डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इधर भी क्या आ जाएगा सर? एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ही आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। दोनों की जो जब आप डेंसिटी, जिस भी गैस की डेंसिटी, वेपर डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे H2 के विद रिस्पेक्ट में, मेक श्योर कि दोनों जो गैसेस होगी वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगी। ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रेफरेंस इस तरीके से लिख सकता हूँ, रो A बाय क्या हो जाएगा? रो B, है ना। सो VD इज इक्वल टू रो ऑफ गैस, गैस रोएगी बाय मींस डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है। अब इसको फर्दर हम रिलेट करते हैं इनके मोलर मासेस से, वेपर डेंसिटी के केस को। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इस चीज को, वेपर डेंसिटी को थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी के जो आपका फॉर्मूला बना, दैट इज डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2, इनको हम इनके मोलर मासेस से भी रिलेट करते हैं। सो कंटिन्यू करते रहिए वेपर डेंसिटी में ही।
सो हम जानते हैं फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। हम जानते हैं PV, N को लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास ऑफ द गैस इनटू RT। सो एक्सप्रेशन आ जाएगा P इंटू मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू mass of the gas divided by the volume occupied by the gas into RT. So mass of the gas by volume of the gas is equal to density of the gas. So it is equal to the density of the gas into RT. तो if है ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो P and T are constant, ठीक है, at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature, molar mass of the gas is directly proportional to the density of the gas, ठीक है। अब अभी हमने एक रिलेशन किया, that is vapor density is equal to density of the gas divided by density of the H2, और हम जानते हैं at constant temperature and pressure molar mass of gas is equal to density of the gas। so यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं molar mass of the gas divided by the molar mass of H2। अब molar mass of H2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 होता है जो कि हमें पता है। so vapor density is equal to molar mass of the gas divided by 2 at constant temperature and pressure, at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दोनों गैसेस के लिए सेम होगा, डेट इज H2 और जो गैस है दोनों के लिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन रहनी चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला बनता है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। सो ये आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट डेंसिटी जो हम डिस्कस करते हैं, तो डेंसिटी नहीं बोलते हम उसको, मेनली बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। बस उस जो वो टर्म होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वहां पे जो हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं सब्सटेंस, दैट इज वाटर, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ डेंसिटी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to density of water at, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर की डेंसिटी आप यूज करोगे डेट इज 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम रहती है, डेट इज 1 किलोग्राम पर ml। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट फील होती है और वाटर आपको गिवन है, तो वाटर के केस में अगर आपको डेंसिटी नहीं गिवन है तो डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी तरफ से 1 ग्राम पर ml यूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो क्या होगी, यूनिटलेस वैल्यू। सो लेट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज रो, और डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, 1 ग्राम पर ml। सो कहने का मतलब है जो किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वही उसकी डेंसिटी होगी, बस आपको उसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा, मैं कई बार ऐसे स्लैश लगा देता हूं तो इसका मतलब भी ग्राम पर ml है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1 ग्राम पर ml। सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, टाइप्स ऑफ तो इस लेक्चर में बेटा हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे, देन एवरेज मोलिकुलर मास, देन टाइप्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम
कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और स्टार्ट करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।